हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक यानी डायनसेफेलॉन की यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो, डायनसेफेलॉन पढ़ने से पहले आप हमारे इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है जो हमने सेरेब्रम पे लिए थे, उन सेरेब्रम वाले लेक्चर्स को देखो, उससे आपको डायनसेफेलॉन और अच्छे से समझ में आएगा। ये पिक्चर हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि किस तरह से न्यूरल ट्यूब से सबसे पहले प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उस पार्ट में जहाँ से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इस पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होगा न्यूरल ट्यूब में। तो ब्रेन वाले पार्ट से तीन अलग अलग ब्रेन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स का, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन, जिन्हीं को आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। फिर प्रोजेंसेफेलॉन से दो पार्ट टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन का फॉर्मेशन होता है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने टेलेनसेफेलॉन यानी कि सेरेब्रम के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है और आज हम लोग फोर ब्रेन का ही सेकंड कंपोनेंट यानी डायनसेफेलॉन की बात करेंगे। और ये सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, डायनसेफेलॉन और टेलेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन, ये सारे सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स हैं। तो उसी में जो है प्रोजेंसेफेलॉन का ही एक सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल डायनसेफेलॉन, उसकी हम लोग आज बात करेंगे। बाकी इस पूरे पिक्चर को हम लोग हमारे पिछले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं डायनसेफेलॉन। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन देखना हो लेटरल व्यू से, तो यहाँ पर जो आपको ब्रेन के अंदर एक रेड कलर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज कंप्लीट डायनसेफेलॉन। इस डायनसेफेलॉन का लोकेशन देखो, आप देखो डायनसेफेलॉन के जस्ट नीचे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस रेड पोर्शन इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के जस्ट नीचे यहाँ पर ये प्रेजेंट है मिड ब्रेन। डायनसेफेलॉन के नीचे मिड ब्रेन से नीचे पॉन्स, और फिर पॉन्स के नीचे आएगा मेडुला, यानी कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, यानी ये इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट इज डायनसेफेलॉन, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट रहता है। तो ये हो गया आपका लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में आपको देखो, यहाँ पर लेटरल व्यू में अगर आप देखोगे तो ये आपका एंटीरियर साइड है और ये आपका पोस्टीरियर साइड रहता है। ठीक है, कैसे पहचान सकते हो आप पहचान सकते हो इसके थ्रू, सेरेबेलम के थ्रू। सेरेबेलम इज ऑलवेज ऑन दी पोस्टीरियर साइड। अब एंटीरियर साइड में डायनसेफेलॉन के आपको यहाँ पर एक इस तरह का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी डायनसेफेलॉन के एंटीरियर साइड को पहचानना हो तो एंटीरियर साइड में हमेशा प्रेजेंट रहेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो कि डायनसेफेलॉन से इस तरह से हैंगिंग रहता है। और इस स्टॉक को, जो पिट्यूटरी को हैंग करके रखता है, उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। लेटरल व्यू के बाद जो सेकंड व्यू देखा हमने, दिस इज द एंटीरियर व्यू, और एंटीरियर व्यू में आपको क्लियर दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज एंटीरियर व्यू, और एंटीरियर व्यू में दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहीं पे सेम नीचे मिड ब्रेन, पॉन्स और यहाँ पर मेडुला। और अगर हम इसको थ्री डायमेंशनली तीनों डायरेक्शन से देखना चाहें, लेटरल, एंटीरियर, ये देखो एंटीरियर व्यू, दिस इज द लेफ्ट व्यू, लेफ्ट लेटरल, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू एंड दिस इज द राइट लेटरल व्यू। और यहाँ पर जो आपको केवल क्लियरली आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देख सकते हैं कि किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड डायनसेफेलॉन पे हैंग हो रखा है। तो ये डायनसेफेलॉन का एग्जैक्ट लोकेशन है आपके ब्रेन के अंदर। Now forms central core of brain tissue just above mid brain surrounded by cerebral hemispheres। बिल्कुल सही बात है, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, cerebral hemispheres, और ब्रेन का सेंट्रल कोर बना रहा है ये जस्ट अबाउ मिड ब्रेन। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब होता है इट इज ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इन सीएनएस। सीएनएस में साइटॉन्स के ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियाई। यही अगर पीएनएस होता तो हम इसको कहते गैंग्लिया। अब यहाँ पर बिकॉज डायनसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, तो यहाँ पर बहुत सारे साइटॉन्स का ग्रुप यानी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं डायनसेफेलॉन के अंदर, विच आर इन्वॉल्व्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सेंसरी एंड मोटर प्रोसेसिंग। यानी कि बहुत सारे सेंसरी और मोटर प्रोसेसिंग होती है डायनसेफेलॉन में बिटवीन हायर एंड लोअर ब्रेन सेंटर्स। देखो, हायर एंड लोअर ब्रेन सेंटर्स का मतलब क्या हो गया, हायर ब्रेन सेंटर का तो मतलब हो गया सेरेब्रम, और लोअर ब्रेन सेंटर्स में आप क्या आ जाएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। यानी कुल मिला के मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला यानी लोअर ब्रेन सेंटर और हायर ब्रेन सेंटर के बीच का कनेक्शन है आपका डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के अंदर अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अपने को स्टडी करने हैं वो अब हम देखेंगे।
देखो बेसिकली डायनसेफलॉन में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस। ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज थैलेमस। द पोर्शन बिलो थैलेमस एंड ऑन एंटीरियर साइड, देखो इस तरफ है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड में एंड बिलो थैलेमस, अब आई मीन ये थैलेमस का पार्ट है, तो थैलेमस के नीचे की तरफ दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा है, हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स व्हाट, हाइपो का मतलब हो गया बिलो, उसके नीचे की तरफ, तो दिस इज हाइपोथैलेमस। सिमिलरली थैलेमस के सुपीरियर और पोस्टीरियर साइड में, यानी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपीथैलेमस। एपी मीन्स अबव, इसलिए अबव थैलेमस वाला पार्ट इज एपीथैलेमस एंड बिलो थैलेमस वाला पार्ट इज हाइपोथैलेमस। तो अपने को बेसिकली 3 ही स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस और प्रॉपर थैलेमस। अब अगर एपीथैलेमस की बात करें तो एपीथैलेमस से एसोसिएटेड एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको आप कहते हो पीनियल ग्लैंड। आपने सुना होगा इसके बारे में, दिस इज द पीनियल ग्लैंड वाला पार्ट। तो द ग्लैंड एसोसिएटेड विद एपीथैलेमस इज पीनियल ग्लैंड एंड द ग्लैंड एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस इज पिट्यूटरी। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एंटीरियर साइड में आपको हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसका स्टॉक, ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। चलो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग थैलेमस से। तो थैलेमस जैसा स्ट्रक्चर में अपने को क्लियर दिख रहा था कि डायनसेफलॉन का 80% पार्ट थैलेमस का बना होता है। अगर हम उसको एक्सटर्नल सरफेस से देखना चाहें तो थैलेमस देखो एक्सटर्नल सरफेस से दिखता नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन थैलेमस की यहाँ पर है एक्सटर्नल सरफेस के हिसाब से, रेफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। और इंटरनली ये यहाँ पर, दिस इज दी थैलेमस। आप ऐसा समझ लो कि सेंट्रल सल्कस के जहाँ से नीचे की तरफ जाएगा सेंट्रल सल्कस, ये सेंट्रल सल्कस है आपका सेरेब्रम का, तो उस पॉइंट पे आपको अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा थैलेमस, बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता। इसमें बेसिकली पेड मासेस प्रेजेंट है, एक तो ग्रे मैटर के जिसको आप कहते हो न्यूक्लियाई, और ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है जो कि बनता है व्हाइट मैटर का बीच बीच में, यानी न्यूक्लियाई के बीच में व्हाइट मैटर। इंटरथैलेमिक एडेशन, देखो थैलेमस जो है इसके 2 लोब्स होते हैं। थैलेमस के अंदर 2 लोब्स होते हैं। उन 2 लोब्स के बीच में, उन 2 लोब्स को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है उसको आप कहते हो इंटरथैलेमिक एडेशन। एडेशन मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, और इंटरथैलेमिक मतलब 2 थैलेमाई लोब के बीच में। तो इट इज अ ब्रिज ऑफ ग्रे मैटर विच जॉइंस राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ थैलेमस। तो उनको जोड़ने वाला जो ग्रे मैटर का ब्रिज है उसको आप कहते हो इंटरथैलेमिक एडेशन। ये यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस इंटरथैलेमिक एडेशन। फंक्शन की बात करें अगर थैलेमस की, तो देखो थैलेमस में सबसे पहले हम सेंसरी फंक्शंस की बात करेंगे। अब आपके जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स है उनसे जो सिग्नल निकलेगा, तो वो सेंसरी सिग्नल्स उन रिसेप्टर्स से पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो पहुंचेगा ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा वो मेडुला में, उसके बाद में पॉन्स में, फिर मिड ब्रेन में, और फिर वहां से वो पहुंचता है थैलेमस के अंदर। और थैलेमस बाद में इन सेंसरी सिग्नल्स को पहुंचाता है कहां पर, सेरेब्रम तक। सेरेब्रम के जितने भी प्राइमरी सेंसरी एरियाज है वहां तक इसको पहुंचाने का काम करता है थैलेमस। सिमिलरली आप अगर मोटर फंक्शंस की बात करोगे तो सेरेबेलम और बेजल न्यूक्लियाई, सेरेबेलम और बेजल न्यूक्लियाई से जितना भी इंफॉर्मेशन निकलता है वो सारा इंफॉर्मेशन पहले पहुंचता है थैलेमस में, और इस थैलेमस के बाद में इस इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम के मोटर एरियाज में पहुंचाया जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर मतलब जहां से इंफॉर्मेशन पास आउट होती है, एक यहां से थैलेमस, थैलेमस से सेरेब्रम, सिमिलरली सेरेबेलम से थैलेमस, थैलेमस से सेरेब्रम। तो सेंसरी और मोटर फंक्शंस दोनों के लिए रिले सेंटर कौन है, थैलेमस। उसके अलावा सेरेब्रम के अंदर भी जो बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, उन अलग अलग एरियाज में भी सिग्नल्स, काफी सिग्नल्स जो है थैलेमस के थ्रू होकर निकलते हैं। और उसके अलावा आपकी बॉडी में कॉन्शियसनेस मेंटेन करने का काम करता है थैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस की। स्ट्रक्चर में पता है, हाइपो का मतलब होता है अंडर या बिलो, तो थैलेमस के नीचे की तरफ का जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोथैलेमस एंड इट इज वन ऑफ द मेजर रेगुलेटर्स ऑफ होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपकी बॉडी में एक इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने को कहते हैं हम होम्योस्टेसिस। तो उसका मेजर रेगुलेटर कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अगर हम फंक्शंस देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएनएस कंट्रोल की, यानी जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है आपका, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी एएनएस के जितने भी फंक्शनिंग है
वो सब हाइपोथैलेमस डायरेक्ट करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को, उसकी सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट और कंट्रोल करने का काम इसका है। अब एएनएस की एक्टिविटीज में स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आता है, बिल्कुल। तो जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है जो एएनएस के थ्रू कंट्रोल होता है, उस एएनएस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और उसके अलावा जो ग्लैंडुलर सिक्रेशंस है, जितने भी ग्लैंड्स का सिक्रेशन है वाया एएनएस, वो भी कंट्रोल होता है वाया हाइपोथैलेमस। इसका मतलब ये हो गया कि एएनएस के थ्रू, एएनएस की हेल्प से ये मेजर रेगुलेटर है आपकी विसरल एक्टिविटीज का, जैसे हार्ट रेट का रेगुलेशन, पेरिस्टालसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। अब ये तीनों चीजें, हार्ट रेट का रेगुलेशन कार्डियक मसल्स की वजह से हो जाएगा, और पेरिस्टालसिस और यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल्स से हो जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था कि इनका कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की। तो देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाता है, और वो हार्मोन्स आगे पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फिर आगे दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है उन हार्मोन्स के थ्रू। इसलिए आप पिट्यूटरी को कहते हो मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को कहते हो मास्टर ग्लैंड। अगर हार्मोन्स की बात करें तो हमारा हाइपोथैलेमस बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स बनाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन्स के रिलीज को या तो स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा, इसलिए इनका ऐसा नाम है। ये हार्मोन्स यहाँ से निकलने के बाद में पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, और बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करके या तो स्टिमुलेट होगी या फिर इनहिबिट होगी, जो हमने हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन्स भी हाइपोथैलेमस से बनते हैं। अब देखिए रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहाँ पहुंचेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रेगुलेट करेंगे बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को, या तो उसको कम करेंगे या उसको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद में ये यहाँ से सीक्रेट होकर पहुंचते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर ये स्टोर होते हैं वहां पर, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको ब्लड में रिलीज किया जाता है। यानी इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज तो करता है हाइपोथैलेमस। कौन सिंथेसाइज करेगा, हाइपोथैलेमस, पर रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब एडीएच ऑक्सीटोसिन की जरूरत होगी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको रिलीज करता है, लेकिन एक्चुअल में इनका सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में। तो क्वेश्चन अटेंड करने से पहले अच्छे से पढ़ें कि वो क्वेश्चन सिंथेसाइज्ड के बारे में है या रिलीज्ड के बारे में, और इस हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा। तो ये थे कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो पिट्यूटरी में पहुंचते हैं। अब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पिट्यूटरी में किस वे से पहुंचते हैं वो हम लोग को देखना है। यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोफाइसिस के बीच में। ध्यान रखिएगा, हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसिस सेरेब्री इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पर कनेक्शन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंडोक्राइन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हाइपोथैलेमस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो यहाँ पर दिस पार्ट, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आपको पता होगा कि पिट्यूटरी के भी 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो सेकेंड वाला लोब है इसके पीछे की तरफ, दिस वन, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस तरफ दिस इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूक्लियस जो हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं, ये देखिए जो है ये न्यूक्लियस है जो अपने आप को हाइपोथैलेमस में देखने को मिलेंगे। अब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी तक भी हार्मोन्स पहुंचाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक भी हार्मोन पहुंचाता है। जैसे हमने देखा रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एडीएच ऑक्सीटोसिन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो आप देखो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच का अगर हम कनेक्शन देखें तो यहाँ पर देखो आप, तो ये आर्टरी है। अब ये आर्टरी हाइपोथैलेमस में पहुंचती है, यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड होती है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स इस कैपिलरी के थ्रू ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। कौन से हार्मोन्स, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, केवल वही। और फिर ये वापस आर्टरी कैपिलरीज वापस से मिलकर क्या बना देगी, वेन। और अब ये वेन पहुंचेगी एंटीरियर पिट्यूटरी में। अगर एक वेन कैपिलरीज से स्टार्ट होकर वापस कैपिलरीज में ब्रांच आउट हो जाए, अब यहाँ पर ये कैपिलरीज वापस ब्रांचिंग शो करेगी, वेन वापस से कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रहा है।
जबकि जनरली क्या होता है, आर्टरी कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद वेन का फॉर्मेशन होता है, और अगर वही वेन आगे जाकर वापस कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है तो इस तरह की वेन को आप कहते हो पोर्टल वेन। और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, और इनफैक्ट और स्पेसिफिकली बताऊं तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल वेन प्रेजेंट होती है, और इसी पोर्टल वेन से जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचेंगे वो उस पोर्टल वेन से यहाँ पर पहुंचते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि द कनेक्शन बिटवीन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, कनेक्शन बिटवीन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस इज ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू वो हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं, और आप इसको कहते हो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल यानी पिट्यूटरी और उनका पोर्टल सिस्टम, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स पहुंचाने हैं हाइपोथैलेमस को वो इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाएंगे। अब मैं बात करता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, तो यहां पर डिफरेंसेस है। एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का बीच का जो कनेक्शन है वो है ब्लड, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ब्लड से नहीं होता। कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई जो कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के अंदर। अब ये न्यूक्लियाई एडीएच ऑक्सीटोसिन के हार्मोन बनाते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, जो हमें कहाँ पहुंचाना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में फॉर स्टोरेज। तो ये ब्लड से नहीं जाते। अब ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई का एक्सॉन, दिस इज एन एक्सॉन, ये एक्सॉन कहाँ तक पहुंच रहा है, ये एक्सॉन पहुंच रहा है तो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई के बहुत सारे एक्सॉन कहाँ पहुंच रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में जो हार्मोनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हार्मोनल ट्रांसपोर्ट ब्लड से नहीं होता, वो होता है एक्सॉन्स के थ्रू, जिसको आप कहते हो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि द ट्रांसपोर्ट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इज वाया ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज वाया एक्सॉन्स कॉल्ड एज एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। और इस सिस्टम को आप कहोगे हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, और इसी के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक एक्सॉन के थ्रू पहुंचेंगे, और स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जितने भी हैं वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस में, तो रेगुलेशन ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, हमारे जितने भी इमोशंस और हमारे जितने भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर्स हैं उनका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। और ये चीज़ हमने लिम्बिक सिस्टम में भी पढ़ी थी। तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलकर हमारे जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस और बिहेवियर्स हैं, जैसे रेज, एग्रेशन, पेन, प्लेजर, और हमारे सारे बिहेवियरल पैटर्न एसोसिएटेड विद सेक्सुअल अराउजल, इन सब को कंट्रोल करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। तो ये इन दोनों का मिलकर रोल रहता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस इज द हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, यानी हमें जो भूख और प्यास लगती है वो उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के हाथ में। अब देखो हाइपोथैलेमस में दो तरह के सेंटर है। पहला सेंटर है फीडिंग सेंटर और दूसरा सेंटर है सटाइटी सेंटर। सटाइटी आपको पता रहेगा, सटाइटी मतलब फुलनेस, जैसे होता है ना, हमने खाना खा लिया, अब हमें लगता है कि अब हम फुल हो गए हैं, अब हम और नहीं खा सकते, तो उसको आप कहते हो सटाइटी। तो फीडिंग सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तब आपको भूख लगती है, इट प्रोमोट्स ईटिंग, और जब सटाइटी सेंटर स्टिमुलेट होगा तब फुलनेस का सेंसेशन आता है। तो हाइपोथैलेमस के ये दो सेंटर्स के स्टिमुलेशन से डिसाइड होता है कि आपको भूख लग रही है या आपका पेट बढ़ चुका है। तो हंगर सेंटर बेसिकली आप जिसको कहोगे वो रहता है हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर यानी कि हमारा प्यास का सेंटर, हमें प्यास कब लगेगी वो हाइपोथैलेमस के हाथ में रहता है। देखो ये होता कैसे है, हालांकि ये बहुत लंबा चौड़ा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग एडीएच हार्मोन में भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम एडीएच की बात करेंगे। फिलहाल आप समझो आपके बॉडी के जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स ईसीएफ हैं इंक्लूडिंग ब्लड,
इनके अंदर समझो वाटर जो है वो कम हो गया। अब ऑब्वियसली किसी भी सोल्यूशन में जब वाटर कम हो जाता है तो उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड हो गया बिकॉज वाटर का लेवल कम हो चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा आपके पास में कुछ होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और उनके स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट होगा हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाएगा कि फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इस केस में सेंसेशन ऑफ थर्स्ट डेवलप करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमें प्यास लगी, और जैसे ही हमें प्यास लगती है हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो जैसे ही आप पानी पियोगे वाटर का लेवल बढ़ेगा, वाटर का लेवल अगर बढ़ेगा तो जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर लेवल बढ़ेगा, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वापस डाउन हो गया और हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेशन रुक जाता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस हंगर और थर्स्ट सेंटर का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस के पास में है। अगेन एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आपकी बॉडी में थर्मोस्टेट का काम करता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा अबाउट थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक ऐसा एपरेटस है जो किसी भी मशीनरी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। तो हमारे लिए थर्मोस्टेट का काम करता है हाइपोथैलेमस। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज़ को अगर हम समझें, समझो ऐसा हुआ कि जो ब्लड हाइपोथैलेमस से फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर अबव नॉर्मल है, यानी आपका ब्लड का जो टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल है। नॉर्मल कितना मानते हो आप, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रहता है। तो अगर आपका ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और इस तरह का ब्लड अगर आपके हाइपोथैलेमस से मूव करेगा, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जब ब्लड पंप होगा हार्ट से तो आपके बॉडी में हर जगह पहुंचता है। तो 37 डिग्री से ऊपर वाला ब्लड जब हाइपोथैलेमस से पार होगा, उससे क्रॉस होगा, तो उसी वक्त हाइपोथैलेमस उस टेम्परेचर को सेंस करके एएनएस को सीधा सीधा सिग्नल्स देता है। एएनएस इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास जैसे ये सिग्नल्स पहुंचता है तो उसकी वजह से वो सारी एक्टिविटीज जिससे हीट लॉस हो सके उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे स्वेटिंग, ऐसा होता है गर्मी के सीजन में हमें खूब पसीना आता है, वो खूब पसीना इसीलिए आता है ताकि आपके बॉडी टेम्परेचर को कम किया जा सके। तो वो जो स्वेटिंग है वो हाइपोथैलेमस वाया एएनएस इंड्यूस करवाता है, और इन सब एक्टिविटीज की वजह से हीट लॉस होगी, तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली समझो हाइपोथैलेमस से जो ब्लड पास हुआ उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल है, यानी 37 डिग्री से कम है। तो अगेन हाइपोथैलेमस एएनएस को डायरेक्ट करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब इस केस में एएनएस उन एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा जो हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीट प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो टेम्परेचर बिलो नॉर्मल चल रहा था अब वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, थैंक्स टू हाइपोथैलेमस एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन साइकिल और रिदम। पहले मैं आपको सर्केडियन साइकिल और रिदम का मतलब समझाता हूँ। देखो जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज है जिनका एक फिक्स्ड टाइम रहता है वो कहलाती है आपकी बॉडी का सर्काडियन रिदम। जैसे स्लीप एंड वेक होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको अपने आप नींद आने लगती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने आप उठ जाते हो, तो उसे आप कहते हो सर्काडियन रिदम। तो इट इज द नेचुरल साइकिल ऑफ ऑल फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस दैट द बॉडी गोज थ्रू इन 24 आवर्स साइकिल लाइक स्लीप एंड वेक। मतलब वो कंटिन्यूसली सेम एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर टाइम पे होने लगती है कि आपको अपने आप रात को 10 बजे नींद आने लगेगी, सुबह 6 बजे 7 बजे अपने आप आपको उठने का वो सेंसेशन होने लगता है। तो उसी को आप कहते हो सर्काडियन रिदम, और इसको कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस बिकॉज आपका 24 आवर का साइकिल सेट करके दे रहा है आपको, इसलिए आप इसे कहते हो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। बॉडी के अंदर की खुद की क्लॉक जिससे वो डिसाइड करता है कि किस टाइम पे क्या काम होगा, इसलिए हाइपोथैलेमस को इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम रेटिना एंड प्रोवाइड्स आउटपुट टू पीनियल ग्लैंड। अब बेसिकली होता क्या है, देखो अब हाइपोथैलेमस को भी कैसे मालूम चलेगा कि कब सोने का वक्त होगा और कब जगने का वक्त होगा, तो वो डिपेंड करता है आपके रेटिना पे। ठीक है, अब आपकी रेटिना है ऑब्वियसली, तो इस पे लाइट का इफेक्ट रहता है, तो उस रेटिना पे कितना लाइट पहुंच रहा है वो सेंस करता है हाइपोथैलेमस, और फिर उसके हिसाब से जो है वो अपना जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है पीनियल ग्लैंड को, और पीनियल ग्लैंड इसके बाद में एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन ग्लैंड।
अब इस मेलाटोनिन हार्मोन कैसे इस काम को करेगा उसको भी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखना कि थैंक्स टू रेटिना आपका सर्काडियन रिदम मेंटेन होता है वाया हाइपोथैलेमस। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एपिथैलेमस की बात करते हैं। पहले हमने थैलेमस पढ़ा, फिर हाइपोथैलेमस पढ़ा, अब हम बात करेंगे एपिथैलेमस की। लोकेशन हमने देख ही ली थी, एपिथैलेमस थैलेमस के सुपीरियर और पोस्टीरियर साइड में। और एपिथैलेमस के साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड और एपिथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है पीनियल ग्लैंड। पोस्टीरियर टू थैलेमस जैसा हमने अभी डिस्कस किया और इसमें पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब हम पीनियल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा पी साइज यानी मटर के दाने का ये ग्लैंड रहता है और एक ये हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस मेलाटोनिन को कंफ्यूज कर देते हैं मेलानिन के साथ में। मेलानिन वो पिगमेंट जो आपके स्किन में प्रोड्यूस होता है और आपको यूवी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो मेलानिन एंड मेलाटोनिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होगा। जितना ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होगा उतना आपको स्लीप इंड्यूस करता है। एक्चुअल में होता है क्या है, जब रात का टाइम होता है तो रेटिना पे पहुंचने वाला लाइट काफी कम हो जाता है। अब लाइट रेटिना पे कम पहुंचेगा तो वो मैसेज आता है हाइपोथैलेमस के पास में, हाइपोथैलेमस फिर मैसेज भेजता है पीनियल ग्लैंड को और उस कम लाइट में यानी डार्कनेस में आपका पीनियल ग्लैंड जो है ज्यादा मेलाटोनिन सीक्रेट करता है और जितना ज्यादा मेलाटोनिन सीक्रेट होगा आपको उतनी ही नींद आने लगती है। तो कुछ इस तरह से रेटिना, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन मिलकर आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका जब हम लोग ओरली किसी टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं तो हमने देखा है कि स्लीप इंड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि वो मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और हमें नींद आने लगती है। उसके अलावा अगर एपिथैलेमस के और फंक्शंस देखें तो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऑल्फैक्शन यानी स्मेल से रिलेटेड इमोशनल रेस्पॉन्सेस इसके हाथ में रहते हैं। सी ऑल्फैक्शन मीन्स स्मेल। ठीक है, तो स्मेल से रिलेटेड जितने भी इमोशनल रेस्पॉन्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होता है एपिथैलेमस। अब स्मेल से रिलेटेड जो इमोशंस है उसका मतलब हो गया जैसे आपका किसी चाहने वाले का फ्रेग्रेंस। ठीक है, उसके पास जब अपना कोई खुद का के पास हम जाते हैं तो उसके फ्रेग्रेंस से ही हमें एक हैप्पीनेस जैसा लगता है। तो दैट कोलोन ऑफ अ लव्ड वन, उससे रिलेटेड जो इमोशंस हैं वो एपिथैलेमस की वजह से, या फिर हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि जब अपने मॉम द्वारा कुक्ड फूड को देखते हैं या फिर उसको इवन स्मेल करते हैं जब उसको, तब हमें एक अजीब ही हैप्पीनेस लगती है। तो वो इमोशन इज बिकॉज ऑफ एपिथैलेमस। ना कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जो एग्जाम्स में भी पूछते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। तो वो क्वेश्चन देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी मेंटेन्स इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड में कि सर हाइपोथैलेमस तो काम पीनियल ग्लैंड के थ्रू ही करवाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या आंसर देंगे? तो देखो ऐसे केसेस में आपको आंसर देना है हाइपोथैलेमस, क्योंकि जो मेन है वो हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पीनियल ग्लैंड को टू रिलीज मेलाटोनिन। ठीक है, तो मेन जो काम रहेगा वो किसका है? हाइपोथैलेमस। तो अगर आपसे पूछे विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे कि विच ग्लैंड ऑफ बॉडी मेंटेन्स इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, अब वो बॉडी पार्ट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है ग्लैंड के बारे में। एंड वी ऑल नो हाइपोथैलेमस इज नॉट अ ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इज नॉट अ ग्लैंड। तो आंसर हाइपोथैलेमस नहीं हो सकता। इस केस में आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। तो गलती नहीं करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, उस हिसाब से फिर आप आंसर दें। बस that's it. Thank you very much for watching us. Stay connected with us for more such informative lectures. Thank you.